हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ लॉ विद अली। ये वाला जो हमारा लेक्चर है ये हम अब स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सेकंड यूनिट। जो पहला यूनिट था उसमें सारा हमने ये देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है और उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, जिसके अंदर हमने देखा था ऑफर, एक्सेप्टेंस, इंटेंशन, कैपेसिटी और कंसिडरेशन। ये 5 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिलके बना के कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे, हम उससे अगले स्टेप पे जा रहे हैं और उसका अगला स्टेप है कंटेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कंटेंट्स का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, किस तरह हम उसके अंदर टर्म्स डाल सकते हैं। अब जो मेन चीज़ है ना, आपको पता होना चाहिए कि मेन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जो टर्म्स होती हैं वो 2-3 तरह से आ सकती हैं। बाय राइटिंग आ सकती हैं, ऑरली आ सकती हैं और बाय कंडक्ट आ सकती हैं, और इम्प्लाइड भी हो सकती हैं टर्म्स। खैर, तो आज हम जो बात करेंगे, हम एक्सप्रेस टर्म्स की बात करेंगे। एक्सप्रेस का मतलब है एक्सप्रेशन से निकला है वर्ड, ठीक है। एक्सप्रेशन आप क्या, एक रिटन एक्सप्रेशन होता है, आप मुंह से बोल के एक्सप्रेस कर सकते हैं आप। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि, अक्सर आम लोग ये समझते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट हो, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप, अगर आप बाज़ार से जाके लेज़ चिप्स का पैकेट भी खरीदते हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही होता है एक पूरा, जो आप दुकानदार के साथ कर रहे होते हैं, लेकिन आप कहीं लिखते कहीं कुछ भी नहीं लिखते। तो इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट जब ऑरल भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट पार्शली ऑरल पार्शली रिटन भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम यह आती है कि जो रिटन चीज़ है ना उसका इतना मसला नहीं है। उसका इतना मसला इसलिए नहीं क्योंकि जो लिख दिया ना वो बाइंडिंग है, ठीक है। आप के ऊपर वो प्राइमा फेसाई बाइंडिंग हो जाता है जो आप लिख देते हो, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो। जब आप साइन कर देते हो तो आप पे बाइंडिंग हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल बहुत ज़्यादा मसला चलता है। हम कहते हैं कि जी सोशल मीडिया पे बिल्कुल हमारी प्राइवेसी नहीं रही। हम जो फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, ऐप्स को पता होता है, हम जो चीज़ें सर्च करना चाहते हैं ऐप्स को पता होता है। वो जो हम एप्लीकेशंस डाउनलोड करके आई एग्री करते रहते हैं, तो वो टेक्निकली हम साइन ही कर रहे होते हैं और हम प्राइमा फेसाई बाउंड होते हैं और हम अपना सारा एक्सेस खुद ही उन्हें दे देते हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब ज़्यादा मसला रिटर्न में तो नहीं आता, जैसे मैंने आपको बता दिया जो लिख दिया वो तो बाइंडिंग है ही है। तो मसला कहाँ आता है? मसला एक्चुअली आता है ओरल स्टेटमेंट्स के अंदर। अब पता नहीं चलता कि ओरल स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं वो बाइंडिंग होंगी या नहीं होंगी। क्या वो सिर्फ स्टेटमेंट्स थी, क्या वो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी थी? मतलब यहाँ पे आके कन्फ्यूजन क्रिएट होती है कि एक ओरल मुंह से बोली हुई स्टेटमेंट टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को उसको समझा जाएगा कि नहीं समझा जाएगा। क्योंकि अगर तो वो टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है उसकी ब्रीच होने पे केस हो सकता है। लेकिन अगर तो वो सिर्फ एक आम मामूली सी स्टेटमेंट थी तो फिर उसकी कोई इतनी वर्थ नहीं होती। कोर्ट्स ने क्या किया है कि ओरल स्टेटमेंट्स को ये डिटर्मिन करने के लिए कि वो बाइंडिंग होंगी या नहीं होंगी, कोर्ट्स ने कुछ फैक्टर्स देखे हैं। कि हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे, उस हिसाब से हम देखेंगे कि ये जो मुंह से बोली हुई बात है ये बाइंडिंग कंसिडर होगी या नहीं होगी। सबसे पहली जो उसका फैक्टर है वो है टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब है कि सिग्निफिकेंट गैप ना हो स्टेटमेंट के अंदर और जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर, एक सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा गैप ना हो। अगर बहुत बड़ा गैप हुआ है उसके अंदर तो फिर वो कोर्ट कहती है कि नहीं, हम उसको एज अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे, रिलक्टेंट होगी कोर्ट। रूटलेज वर्सेस मके में भी यही हुआ था कि एक मोटरसाइकिल जो 1939 में रजिस्टर्ड थी, जब उसकी नई रजिस्ट्रेशन बुक इशू हुई तो गलती से 1941 लिख दिया गया। अब 1949 में ओनर, जिसको नहीं पता था उसकी एक्चुअल एज क्या है, उसने रजिस्ट्रेशन बुक के तहत ही बेच दी। अब जब बिक गई, हर चीज़ हुई, तो बहुत अरसे बाद जो है बायर को इसकी ट्रू एज का डिस्कवर हुआ। उसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको केस कर दिया, बट कोर्ट ने उसका जो क्लेम था वो लैप्स ऑफ टाइम की वजह से फेल कर दिया। उसने कहा कि नहीं, बहुत देर हो चुकी है। अगर उसने अपने मुंह से आपको 1941 मॉडल बता भी दिया था तो आपको अगर चेक करना था तो आपको उसी टाइम चेक करना था। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया, तो अब आप केस नहीं कर सकते। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्म। कि टर्म इंपॉर्टेंट कितनी है। फॉर एग्जांपल, मैं आपके साथ गाड़ी खरीदने का प्लान करूं, आपके साथ डील कर रहा हूं और आप मुझे कह दें कि यार ये गाड़ी जो है ना ये उड़ती है। अब जाहिर बात है ये जो गाड़ी उड़ने वाली टर्म है, ये टर्म तो नहीं, ये तो अपने ये स्टेटमेंट, मेटाफोरिकल स्टेटमेंट आपने दी है, इसको हम कभी भी टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। अगर इस जुमले को हम टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे, इसका मतलब है कि अगर गाड़ी एक्चुअली ना उड़ी तो फिर मैं आप पे केस कर सकता हूँ कि भाई ये नहीं उड़ती, ये सिर्फ सड़क पर चलती है, दैट इज स्टूपिड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस देखी जाती है कि उस टर्म की इंपॉर्टेंस कितनी है। इंपॉर्टेंस इस हिसाब से भी देखी जाती है कि वो टर्म ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसके बारे में ये देखा जाए कि जो बायर है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसने उस टर्म की वजह से ही, मतलब दैट टर्म वाज वन ऑफ द एलिमेंट्स जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया है। ठीक हो गया। बैनरमैन वर्सेस वाइट का केस है जिसके अंदर वो हॉप्स मंगवाता है बियर बनाने के लिए, और उसको वो कहता है कि भाई आपकी जो हॉप्स है ना वो सल्फर के साथ ट्रीट ना की हो, क्योंकि अगर सल्फर के साथ उनको ट्रीटमेंट दिया हुआ
तो बियर नहीं बन सकेगी, क्योंकि जाहिर बात है बियर बनाने के लिए वो सल्फर के साथ ट्रीट तो नहीं कर सकते हॉप्स को। तो उसने क्या किया, जब उसने हॉप्स भिजवाए तो वो वाले हॉप्स सल्फर से ट्रीटेड थे। अब चूंकि वो हॉप्स सल्फर से ट्रीटेड थे, उनसे बियर बन नहीं सकती थी, तो उसने उनके ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि इन्होंने जनाब हमें सल्फर से ट्रीटेड हॉप्स भेज दिए, मैंने इनको बोला था कि हॉप्स जो है वो सल्फर से ट्रीटेड नहीं होने चाहिए। उन्होंने अपने डिफेंस में ये कहा कि नहीं, इन्होंने सिर्फ ये बात एक स्टेटमेंट की थी, स्टेटमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी और ना ही ये रिटर्न था कुछ, तो इसलिए हमने नहीं माना। लेकिन कोर्ट ने ये बात नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि मेन मकसद जो था हॉप्स मंगवाने का वो ये था कि उसने बियर बनानी थी, तो सल्फर से ट्रीटेड हॉप्स ना हो, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, चाहे ये नहीं लिखी हुई फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अलावा मकसद ही फौत हो जाता है उसके हॉप्स मंगवाने का आपसे, तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस ऑफ टर्म अगर ज़्यादा हो तो उसको एज अ टर्म कंसिडर इजीली कर लिया जाता है। और कोचमैन वर्सेस हिल 1947 के अंदर तो यहाँ तक कह दिया गया कि अगर जो मुंह से बोली हुई टर्म है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो कि वो लिखी हुई टर्म से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो लिखी हुई टर्म नहीं, वो ऑरल टर्म ही कंसिडर की जाती है कोर्ट्स के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं, अगला पॉइंट आता है स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स का मतलब ये है कि कोर्ट्स जो हैं वो ये विलिंग है कि एक्सेप्ट करने के कि स्टेटमेंट जो है जिसने दी है उस बंदे के पास एक स्पेशल नॉलेज और स्किल है। फॉर एग्जांपल, आप अपने किसी दोस्त से पूछें जिसको गाड़ियों का कोई इतना खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो आपको एक पर्टिकुलर गाड़ी के बारे में कहे कि गाड़ी अच्छी है तुम खरीद लो, और आप उसकी बात मान के ख़रीद लें और आपका नुकसान हो जाए, तो आप कल को उस दोस्त के ऊपर केस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट नहीं है इस काम में। ठीक है। लेकिन अगर आपको एक गाड़ी का एक्सपर्ट ये बताए, जिसका काम ही गाड़ियों का काम है, कि ये फ़लानी गाड़ी बहुत अच्छी है और तुम ले सकते हो, और आप उसकी बात के ऊपर बेस करके गाड़ी ले लेते हैं, तो फिर आप उसको केस उसके ऊपर नेग्लिजेंट मिस स्टेटमेंट का कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है। इसी तरह स्पेशल नॉलेज और स्किल वाले बंदे के साथ अगर आप काम करें, जिसमें दो केस हैं, ऑस्कर चेस लिमिटेड वर्सेस विलियम्स का केस है, जिसके अंदर एक ऑर्डिनरी मोटरसाइकिलिस्ट था, उसने गलत बात बता दी, गलती से उसने उसका मॉडल या मेक गलत बता दिया, तो उसकी उस बात को कोर्ट्स ने कंसिडर नहीं किया कि ये टर्म होगी, बस इज़ एन ऑर्डिनरी गाय। लेकिन जो दूसरा केस है वो डिक बेंटली प्रोडक्शंस वर्सेस हैरोल्ड स्मिथ का केस है। डिक बेंटली प्रोडक्शंस जो है वो गाड़ियाँ बनाते थे, और डिक बेंटली गाड़ी के मालिक जो था वो था, तो उन्होंने गलत बयानी की कि जो गाड़ी है दैट वो 30,000 किलोमीटर्स जैसे, यानी कि 20,000 माइल्स चली हुई है, हालांकि एक्चुअली वो गाड़ी 100,000 माइल्स चली हुई थी, जो कि 1,60,000 किलोमीटर्स बनते हैं। उनकी स्पेशल नॉलेज और स्किल की बेस पे कोर्ट ने कहा था कि नहीं, आपकी जो ये बात है ये टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है और आपने झूठ बोल के ब्रीच ऑफ टर्म की है। उसके बाद हम देखते हैं रिडक्शन ऑफ टर्म्स इन राइटिंग का क्या मतलब है, कि अगर ऑरल एग्रीमेंट है पार्टली वो राइटिंग में लिख लिया जाए, तो ज़्यादातर कोर्ट्स जो है वो ये डिसाइड करती है कि हम राइटिंग वाला पार्ट चूज़ कर लेते हैं, लेकिन हम ऑरल वाला पार्ट स्किप कर देते हैं। कोर्ट्स का ये मानना है एक्चुअली कि जो लोग लिख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें जो वो करना चाहते थे उन्होंने लिख ली हैं, और बाकी का जितना भी सारा कुछ है वो चाहते ही नहीं थे कि अंदर एंटर हो, इसलिए उन्होंने लिखा भी नहीं। ये नॉर्मल रूल है जो कि कोर्ट्स मानते हैं, जिसका एक केस रूटलेज वर्सेस मकेबी है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस में कभी कभी ये होता है कि एक अर्लियर ऑरल स्टेटमेंट को कोर्ट को कंसिडर करना पड़ता है, और उस रिटन एग्रीमेंट को और ऑरल स्टेटमेंट को मिला के कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि अगर अलग अलग उनको देखा जाए तो उनका मीनिंग नहीं बनता, जिसका बर्च वर्सेस पैरामाउंट स्टेट का केस भी है, जिसके अंदर कपल ने एक घर खरीदा और उसके जो घर डेवलपर बेच रहे थे उसके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि घर एज गुड एज न्यू है या एज गुड एज द शो हाउस है, मतलब बहुत नया है। लेकिन जब वो घर खरीदा गया तो देखा कि उस घर के अंदर बहुत डिफेक्ट्स थे और वो एक पुराना घर था। तो ये थी तो सिर्फ ऑरल स्टेटमेंट, कागजों में तो कहीं नहीं लिखा हुआ था कि इट्स एज गुड एज न्यू, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसके ऊपर रिलाई करके उन्होंने घर खरीदा है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद रिटर्न टर्म्स पे आ जाते हैं। रिटर्न टर्म्स का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर आप सिग्नेचर कर देते हैं लिख के, तो यू आर प्राइमा फेशी बाउंड बाय इट। इस पर कोई बहस नहीं है, कोई फैक्टर्स कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, बस जो आपने लिख दिया, लिख के दूसरे बंदे ने जब उस पर साइन कर दिया तो ही इज़ बाउंड बाय द टर्म्स। वो जितनी भी टर्म्स जो कुछ लिखा हुआ है ही इज़ बाउंड बाय इट, इवन अगर वो रीडिंग किए बगैर भी साइन कर दे तो भी ही इज़ बाउंड बाय इट। इसके बाद आता है पैरल एविडेंस रूल। पैरल एविडेंस रूल का मतलब है कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट जो है, रिटर्न एविडेंस जो है, टेक्निकली कोर्ट्स ये कहते हैं, और ये कॉमन सेंस की बात भी है कि जो रिटर्न एविडेंस है ना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ऑरल एविडेंस से। सारी बात है, ऑरल एविडेंस का तो कोई है ही नहीं ना, मतलब आप कैसे आप किसी को बताओगे कि ये हुआ था कि नहीं हुआ था। तो रिटर्न एग्रीमेंट जो हुआ है वो ज़्यादा पावरफुल है, कन्विंसिंग है। अब मसला ये है कि नॉर्मल रूल के मुताबिक कोर्ट ये कहती है कि अगर रिटर्न एग्रीमेंट हुआ है पार्टीज़ के अंदर, तो कोर्ट ये समझेगी कि ऑरल कुछ नहीं हुआ, ऑरल एग्रीमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता।
जो जो इंपॉर्टेंट था वो आपने लिख लिया बस, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है वो इंपॉर्टेंट ही नहीं था। कोर्ट ये समझती है, इसको कहते हैं पैरेलल एविडेंस रूल, ठीक हो गया। और ख़ास तौर पे कोर्ट ये भी कहता है कि वो तब भी ऑरल एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे अगर वो एक्चुअल रिटन एग्रीमेंट की टर्म्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है या उसके अंदर कुछ ऐसा ऐड कर रहा है जो उसके अंदर ऐड होना नहीं चाहिए, तो उसको नहीं माना जाएगा। लेकिन अच्छा, अब ये चीज़ दो बातों की वजह से, दो फैक्टर्स ऐसे जिसकी वजह से ये रूल जस्टिफाइड है। पहला फैक्टर ये है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में है तो बहुत लॉजिकल बात है कि जो उसके अंदर नहीं लिखा हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑब्वियसली। और दूसरा जो जस्टिफिकेशन का फैक्टर है वो ये है कि अगर ये ना होता रूल तो बहुत अनसर्टेनिटी पैदा हो जाती कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, समझ ना आती कि जी ये कहा था, ये मुँह से बोला था, ये लिखा था, ये मुँह से बोला था, ये लिखा था, तो बहुत अनसर्टेनिटी और बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। अब प्रॉब्लम इस रूल के साथ ये होती है कि इनएविटेबल बात है ये कि बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो पार्टली ऑरल और पार्टली रिटन होते हैं। उनको आधा लिखा होता है और आधा बोला होता है। दिस इज़ नाउ एवरीवेयर। अब मसला यहाँ पे ये है, इसलिए इसके रूल के अंदर कुछ एक्सेप्शंस बना दी गई उन्होंने कहा कि अगर एविडेंस है कस्टम या ट्रेड यूजेज का, कस्टमर ट्रेड यूजेज का मतलब है कि एक चीज़ वहाँ से साल चली आ रही है, एक तरीके से चली आ रही है, अगर वो नहीं भी लिखी हुई तो वो वैसे ही होगी जैसे वो चली आ रही है, क्योंकि वो टर्म इम्प्लाई हो जाएगी थ्रू कस्टम या ट्रेड यूजेज। दूसरी एक्सेप्शन ये है कि अगर ऑरल एविडेंस ये एड्यूस करती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटिव ही नहीं होगा अंटिल सम इवेंट, और ये ऑरल बात है जो बताती है, तो फिर वो ऑरल बात इंपॉर्टेंट है और उसको इनकॉर्पोरेट करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर कोई पार्टी ये एविडेंस दे सके कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइंडिंग ही नहीं है बिकॉज ऑफ इनकैपेसिटी और लैक ऑफ कंसिडरेशन, ये ऑरली वो बता सकें और एविडेंस दे सकें कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही नहीं है जो लिखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर इनकैपेसिटी है, तो फिर वो जो ऑरल स्टेटमेंट है वो कंसिडर की जाती है। फोर्थ इसका पॉइंट ये है कि रिटन डॉक्यूमेंट जो है वो ये शो करता हो कि एक प्रायर ऑरल एग्रीमेंट भी हुआ था लेकिन इनएक्यूरेटली हुआ था, तो इसलिए रिटन दोबारा किया गया। तो वो जो पीछे हुआ था, प्रायर हुआ था, इनएक्यूरेटली हुआ था, चाहे उसको देखना ज़रूरी है कि वो क्या हुआ था और रिटन क्या हुआ है, तो हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर एंड हाउ दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। और यहाँ अगर एक कोलेटरल एग्रीमेंट हो ऑरल, एक मिनी एग्रीमेंट साथ हो जिसके थ्रू को कंसिडरेशन या कोई ऐसी चीज़ प्रोवाइड की हो, तो वैसा एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है पैरेलल एविडेंस रूल की जिनके ऊपर पैरेलल एविडेंस रूल अप्लाई नहीं होता। अब इसकी वैल्यूएशन देखें तो उसका पहला पॉइंट ये है कि एक्सप्रेस टर्म्स वो वाली टर्म्स होती हैं जो कि स्पेसिफिकली अग्रीड होती हैं बाय बोथ द पार्टीज़, लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन यहाँ पे ये क्रिएट होती है कि निगोशिएशंस और रिप्रेजेंटेशंस को भी उनके अंदर ही ऐड कर लिया जाता है ऑरल स्टेटमेंट्स के अंदर, एक्सप्रेस टर्म्स के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। इसलिए ज़्यादातर बेहतर रिकमेंड यही किया जाता है कि पार्टी सारा कुछ लिख लें, जो भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं बेहतर है कि लिख लिया जाए, क्योंकि ऑरल उसके बाद अक्सर पार्टीज़ को याद भी नहीं रहता कि क्या इंक्लूड करना था क्या नहीं करना था। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि कोर्ट्स अब ज़्यादातर लिटरल रूल के अलावा पर्पसिव अप्रोच यूज़ करती हैं। वो कमर्शियल पर्पस देखती हैं पार्टीज़ का कि कॉन्ट्रैक्ट का कमर्शियल पर्पस पीछे मकसद क्या है। जो पार्टीज़ की सब्जेक्टिव इंटेंशंस हैं वो इनएडमिसिबल हैं, कोर्ट उनको नहीं देखती। वो ये देखती है कि जो कमर्शियल पर्पस होगा, जो सूटेबल कंडीशन होंगी उस कमर्शियल पर्पस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हम उसी तरीके से जज करेंगे और उसी तरीके से देखेंगे कि कौन सी टर्म है और कौन सी टर्म नहीं बनती। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपने अभी तक पिछले यूनिट्स में से कुछ मिस किया हुआ है, कंसिडरेशन के बारे में अगर आपने पढ़ना है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप इधर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और कैपेसिटी जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके लिए आपको इधर क्लिक करना है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।